हेलो एवरीवन, आई एम करुणा फ्रॉम वासुदेव विद्या मंदिर और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रेड 10th क्लास 10th का सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं पावर शेयरिंग की डिफाइन पर। पावर शेयरिंग होता क्या है? तो पावर शेयरिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, इनके बीच में पावर शेयरिंग करना वो क्या कहलाता है? पावर शेयरिंग। सो पावर शेयरिंग इज द शेयरिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गन्स। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर वो होते हैं जो कि लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स। ओके, एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? हु इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जो कि कानून को लागू करते हैं, इम्प्लीमेंट्स लॉ। और जुडिशरी में हमारे क्या आते हैं? सारे कोर्ट्स आते हैं कि जो लोग जो है इन लॉज को नहीं मानते उनको पनिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स। अब गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स भी होते हैं जिनमें जो है पावर शेयरिंग की जाती है। तो पहली बात तो यह है कि ये पावर शेयरिंग की क्यों जाती है। अब जैसे मैं सारा काम अकेले खुद नहीं कर सकती, मैं अपना वर्क, अपनी पावर औरों को शेयर, किसी और को जो है वो शेयर करती हूँ ताकि आई कैन कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन की इशूज़ एंड टू शेड माई बर्डन्स। तो सिमिलरली जो है गवर्नमेंट भी क्या करती है, सरकार में अगर मैं नरेंद्र मोदी की बात करूँ, सारा काम अकेले तो वो कर ही नहीं सकते, इसीलिए अलग अलग स्टेट्स के जो है वो मिनिस्टर्स उन्होंने बनाए हैं, चीफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, ताकि वो उन पर्टिकुलर स्टेट्स को जो है वो ध्यान रख सकते हैं, उनके बीच में जो है वो पावर शेयर की है उन्होंने। तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो सरकार पूरी कंट्री के लिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनियन और सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए सरकार बनी है, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यूपी में क्या है? बीजेपी है, अपने योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो वो हो गया स्टेट लेवल पर। और लोकल लेवल पर क्या होते हैं? जैसे ग्राम पंचायत वगैरह जो गाँव में चलता है, जो सरकारें चलती हैं छोटे लेवल पर, उसको हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, जैसे पंचायत राज, ये सब। तो पावर शेयरिंग क्या है? पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या फिर पावर का शेयर करना यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पर। तो आई होप ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं हम। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में जो है हम चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस के हम 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेंगे। एक लेंगे हम बेल्जियम का और एक लेंगे श्रीलंका का। इन दोनों कंट्री के केसेस को हम एनालाइज करेंगे, सिचुएशंस को, और पावर शेयर पढ़ेंगे। तो बेल्जियम आप देखिए, बेल्जियम जो है एक स्मॉल कंट्री है और ये कहाँ पर है? इट इज़ इन यूरोप। सो बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, अब और श्रीलंका आप लोगों को पता है, एक श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है। ओके, एंड बेल्जियम क्या है? स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की एक स्मॉल कंट्री है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एथनिक कॉम्पोजिशन? एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो देखिए, एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि उस कंट्री में कौन से कल्चर के लोग रह रहे हैं या कौन से रिलीजन को वो फॉलो कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, तो ये एथनिक कॉम्पोजिशन है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया के एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इंडिया में जैसे गुजराती भी रहते हैं, मराठी भी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सभी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी और
और गुजराती, मराठी एट्सेट्रा। तो ये इंडिया का जो है एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया, कौन से धर्म को मानते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, क्या कल्चर फॉलो करते हैं। तो अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की जो है वो एथनिक कॉम्पोजिशन, ये जो है ये पेपर में आपका आ सकता है कि व्हाट इज द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन थी वो दो रीजन में रहती थी, दो मतलब दो एरियाज में रहती थी। एक था फ्लेमिश रीजन में लोग रहते थे और कुछ लोग जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते थे। मतलब बेल्जियम में जितने भी लोग थे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 1980s की बात कर रहे हैं हम, तब जो पॉपुलेशन थी, तो 59% लोग जो है वो कहाँ पर रहते थे, फ्लेमिश रीजन में। और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, डच। तो फ्लेमिश रीजन में कितने परसेंट लोग रहते थे, 59% लोग। और कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, डच। और वेलोनिया रीजन में जो है कितने परसेंट लोग रहते थे, 40% लोग जो है वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, फ्रेंच स्पीकिंग थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेल्जियम में रिमेनिंग 1% जो है वो जर्मन बोलने वाले थे। तो जर्मनी वाले तो कंपटीशन में है ही नहीं, तो इतना वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई देगा कि कौन मेजॉरिटी में है। बेल्जियम में मेजॉरिटी में कौन है, बताइए, डच स्पीकिंग है या फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है ना। जो लोग डच लैंग्वेज बोल रहे हैं वो कितने परसेंट हैं, वो 59% है। तो बेल्जियम में कौन है मेजॉरिटी में, बेल्जियम में डच स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटी में है। और 40% लोग जो फ्रेंच स्पीकिंग है ये किस में है, दे आर इन माइनॉरिटी। ओके, माइनॉरिटी मतलब संख्या में कम है। अब देखिए, अगर हम बेल्जियम की कैपिटल के बारे में पढ़े तो वहां पर केस उल्टा है, वहां पर क्या है, केस उल्टा। तो बेल्जियम की कैपिटल कौन है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। अब ब्रुसेल्स में क्या है कि 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग एंड 20% डच स्पीकिंग है। तो अगर मैं ब्रुसेल्स की बात करूं तो ब्रुसेल्स में आप देखते हैं 80% लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच। और 20% लोग बोल रहे हैं डच। तो आप देखिए यहां पर केस उल्टा हो जाएगा, फ्रेंच वाले जो हो जाएंगे वो मेजॉरिटी में हो जाएंगे और डच वाले जो हो जाएंगे वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे। ये आपको समझ में आया। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन बेल्जियम में आ रहा था। क्या बताया है मैंने आप लोगों को, 59% लोग कहाँ पर रह रहे हैं, वो रह रहे हैं फ्लेमिश रीजन में और डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और डच स्पीकिंग वाले जो हैं ओवरऑल बेल्जियम में क्या है, मेजॉरिटी में है। और 40% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है जो कि माइनॉरिटी में है। और वो कौन से एरिया में रह रहे हैं, वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं। बेल्जियम जो है उसकी कैपिटल का नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में केस रिवर्स हो रहा है, उल्टा हो रहा है। कैसे हो रहा है, ब्रुसेल्स में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से 80% लोग जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है एंड 20% लोग ही सिर्फ डच बोल रहे हैं। तो ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी में है वो फ्रेंच स्पीकिंग है और माइनॉरिटी में कौन है, डच स्पीकिंग है। तो ये आप लोगों को आई होप ये चीज़ क्लियर यहाँ तक हो गई होगी। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड पे हम आ जाते हैं ड्यूरिंग 1950s एंड 1960। ओके, अब देखिए 1950 और 1960 के दौरान जो है ये डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में जो है एक टेंशन सी हो गई। टेंशन सी मतलब थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। कैसे होने लगा समझिए आप लोग। ओके, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिच एंड पावरफुल। जो फ्रेंच थे वो तो सिर्फ 40% ही थे ना, माइनॉरिटी में थे ना, लेकिन ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद भी ये क्या थे, बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। रिच और पावरफुल थे तो इनका एजुकेशन बहुत अच्छा रहा और इनकी आने वाली जनरेशन को भी ज़्यादा जल्दी अच्छी एजुकेशन मिल गई, ज़्यादा प्रॉस्परस हो गए। बट यही सारी फैसिलिटीज़, एजुकेशन हो गई या फिर प्रॉस्परस या रिच होने में डच लोगों को थोड़ा टाइम लग गया। ऑल्दो दे वर इन मेजॉरिटी बट स्टिल those things
they get little later on as compared to फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो वही लिखा है हमने, डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो डच स्पीकिंग वालों को ये सारे बेनिफिट्स देर में मिले, बट फ्रेंच स्पीकिंग जो है रिच और पावरफुल थी, तो इसीलिए उनको सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी बहुत ही जल्दी मिलती गई। द डच स्पीकिंग कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो कंट्री में क्या थी, मेजॉरिटी थी, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। और कैपिटल कौन थी, ब्रसेल्स। ओके, तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थी, कहाँ पर, कंट्री में, बट माइनॉरिटी में थी कहाँ पे, कैपिटल में। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ओके, नाउ अब हम यहाँ पर इस वाली स्लाइड में हम जो है वो श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, और इस पर बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है और आता ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज द एथनिक composition of श्रीलंका। तो अभी तक हमने बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन पढ़ा था और ये इम्पॉर्टेंट है, मैं मार्क कर रही हूँ। बेल्जियम का भी इम्पॉर्टेंट था, मार्क नहीं किया था मैंने, कर लीजिएगा। तो एथनिक कॉम्पोजिशन श्रीलंका का क्या था, तो श्रीलंका की भी पॉपुलेशन जो है, अगर हम यही 1980s के अराउंड बात कर रहे हैं, तो लगभग जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास उस दौरान हुई थी, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास उस टाइम पर श्रीलंका की पॉपुलेशन थी। अब तो खैर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कितने टाइम्स बढ़ गई है। तो श्रीलंका में क्या था, 74 सिन्हाला स्पीकर, 74%, मेजर सोशल ग्रुप रिलीजन बुद्धिस्ट। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये 2 चीज़ें। श्रीलंका में जो है ज़्यादातर लोग मतलब 74% लोग जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, और कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। क्या बताया मैंने, श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उस दौरान, उस समय श्रीलंका में 74% लोग जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे, बुद्धिस्ट थे, और कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। तमिल स्पीकर 18%, तो तमिल किस में हो गए फिर, तमिल हो गए माइनॉरिटी में, तमिल किस में हो गए फिर, माइनॉरिटी में। ठीक है, तो तमिल स्पीकर 18% थे। माइनॉरिटी सोशल ग्रुप रिलीजन हिंदू और मुस्लिम। 18% श्रीलंका के जो लोग थी, पॉपुलेशन थे, वो तमिल थे और तमिल बोलते थे, और कौन से धर्म को मानते थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो हिंदू धर्म को मानते थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो हिंदू धर्म को मानते थे, और कुछ लोग जो है वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जैसे अगर मैं बोलती हूँ श्रीलंका में 74% हो गए सिन्हाला, 18% आ गए हमारे तमिल्स। तमिल को भी फर्दर बाइफरकेट किया था, कौन कौन से, श्रीलंकन तमिल, और दूसरा है इंडियन तमिल। ठीक है, क्या बताया है मैंने, माइनॉरिटी में श्रीलंका में 18% पॉपुलेशन कौन थी, तमिल थी। कौन सा रिलीजन फॉलो करते थे, या तो हिंदू थे या मुसलमान थे। और ये जो तमिल से इनको फर्दर डिवाइड किया गया था श्रीलंकन तमिल में और इंडियन तमिल में। इंडियन तमिल वो तमिल लोग थे जिनके 4 फादर्स मतलब पापा या दादाजी जो हैं वो इंडिया से श्रीलंका में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर। प्लांटेशन वर्कर मतलब बागानों में काम करने के लिए इंडिया से श्रीलंका आए थे, तो उन लोगों को बोला गया इंडियन तमिल्स। ठीक है, श्रीलंका में जो 7% पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन थी, और वो दोनों ही थे, मतलब उनमें से कुछ तमिल्स थे और कुछ जो है वो सिन्हाला स्पीकर थे। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? नेक्स्ट स्लाइड इज मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, ये पेपर में आ जाता है व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, और ये आ जाता है 2 मार्क में। ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म का आंसर यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट आपकी बुक में राइट पेज पे बॉटम में इटैलिक में लिखा है। मैं बता देती हूँ क्या है। मेजोरिटेरियनिज्म इज अ बिलीफ दैट द मेजोरिटी community of the country can rule the country in whichever manner it want by disregarding the demands of the people of minority। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या है कि जो लोग कंट्री में मेजोरिटी में है वो किसी भी तरीके से अपना रह सकते हैं या किसी भी तरीके से रूल कर सकते हैं, और उनको जो है, जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनकी बिलीव्स या फिर उनकी क्या कहते हैं डिमांड्स की कोई उनको डिसरिगार्ड करते हैं। मतलब जो मेजॉरिटी है उसी का ही रूल चलेगा, सिंपल सी बात है। तो ये बिल्कुल 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि श्रीलंका में जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो 500% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आएगा, वाई श्रीलंकन्स तमिल फील एलिनिएटेड। अब मैं इसको कहाँ पर लिखूँ, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, वाई श्रीलंकन तमिल, वाई श्रीलंकन तमिल फील एलिनिएटेड। ठीक है, एलिनिएटेड का मतलब अकेला सा वो क्यों महसूस करते थे। पक्का क्वेश्चन आएगा पेपर में, लिख लो, कम से कम 3 मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका एमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका 1 मार्कर एमसीक्यू में। ठीक है, श्रीलंका जो है इंडिपेंडेंट नेशन बना 1948 में। इन 1956 सिन्हाला वॉज रिकग्नाइज एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, बहुत ही गलत किया कि उन्होंने जो है सिन्हाला लैंग्वेज को जो है श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि 74% लोग जो है श्रीलंका के ज़्यादातर लोग जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। अब भाई उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तमिल को नहीं बनाया, तो जो तमिल लोग थे उनको गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, उनको अलग सा महसूस होगा या नहीं होगा, इसीलिए वो एलिनिएटेड फील करते थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड इज द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। प्रेफरेंशियल मतलब किसी खास एक को ही महत्व देना। तो मतलब अगर कोई पर्सन जाता था सरकारी नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो जो सिन्हाला स्पीकर लोग होते थे ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलती थी एज कंपेयर टू तमिल्स। ओके, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या होता है? फॉर्म बनना। दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। फोस्टर मतलब इसको बढ़ावा देना, बढ़ावा देना। मतलब श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो है एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और कौन से धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया? बौद्ध धर्म को, बुद्धिस्ट को दिया, ना कि हिंदू या मुसलमान को दिया। तो इसी वजह से तमिल्स जो है वो एलिनिएटेड फील करने लगे श्रीलंका में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सिविल वॉर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। तो हम देखते हैं इसमें सिविल वॉर। ठीक है, इन श्रीलंका मतलब सिविल वॉर श्रीलंका में क्यों हुई? सिविल वर्ड का मतलब होता है लीगल, और वॉर तो आप सभी को पता है कि वाई देयर इज अ टेंशन बिटवीन श्रीलंकन्स एंड तमिल। श्रीलंकन और तमिल के बीच में टेंशन क्यों है? वाई देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन श्रीलंकन एंड तमिल्स। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन श्रीलंका द आइडिया ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म क्रम्बल्ड द कंट्री। जो मेजॉरिटेरियनिज्म का आइडिया था वो उसने पूरी कंट्री में जो है एक राइट्स का माहौल जो है वो खड़ा कर दिया था। अ फीलिंग ऑफ एलिनिएशन वॉज सीन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स को ऐसा महसूस होने लगा जैसे हम तो इस देश का, इस कंट्री का जो है पार्टी नहीं है, हमारे लिए इस देश, इस कंट्री की सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्रीडम।
तो श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, स्ट्रगल्स किए, मार्चेस किए, पार्टीज बनाई। उन्होंने किस लिए बनाई कि तमिल लैंग्वेज को भी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करो, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। दिस वॉज डिनाइड बाय द सिन्हाला डोमिनेटेड गवर्नमेंट, क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है वो सिन्हाला डोमिनेटेड थी और उन्होंने जो है इन सारी तमिल्स की बातों को जो है वो डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंकन और तमिल्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया और पूरी कंट्री में जो है एक राइट्स जो है वो उसके जैसा एनवायरनमेंट, उसके जैसा माहौल जो है वो हो गया। तो लास्ट स्लाइड है आज की, ठीक है। तो अब बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। अब 1980s में क्या हुआ, 1980s में जो है जो तमिल्स थे उन्होंने अपना जो है इंडिपेंडेंट मांग की। उन्होंने क्या कहा कि हमको जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट से कहा आप हमारी विशेष पूरी नहीं कर सकते, आपकी गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही, तो कोई बात नहीं, श्रीलंका का एक पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट, श्रीलंका का नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट हमको दे दो, हम वहीं पर ही आकर बस जाएंगे, अपनी अलग सरकार बना लेंगे। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं होने दिया। These differences in the two different communities pushed श्रीलंका into the state of civil war, और यही कारण था जिसकी वजह से श्रीलंका में जो है वो सिविल वॉर हुई। So that's all for today.